हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब अकेडमी में। साथियों वो हिस्ट्री का आज वीडियो जो मैं डालने वाला था उसको थोड़ा सा मैं कुछ दिन के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ अभी मुश्किल से 3-4 दिन के लिए, क्योंकि ये जो उद्देश्य है वीडियो का वो रोकने का पर्पज़ पर्सनली नहीं है। कुछ मित्रों की सलाह ये है कि सर साइंस के वीडियो बनाइए जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कवर हों और इम्पॉर्टेंट तथ्यों के साथ, ताकि जो सीटेट का जूनियर का एग्ज़ाम है उनका भी फ़ायदा हो, UPSSC और एयरफोर्स वालों का फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है हमको, और साथ में ये भी देखना है कि एग्ज़ाम पहला कौन सा है। तो पहला अभी सीटेट का है तो साइंस उनके काम भी आ जाएगा, और जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके काम भी आ जाएगा, SSC की तैयारी के लिए भी काम आ जाएगा, एयरफोर्स के लिए भी काम आ जाएगा और रेलवे के लिए भी काम आ जाएगा। तो साइंस के वीडियो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट जूनियर में भी आ सकते हैं। UPSSC के पेपर अभी बहुत दिनों बाद होंगे, उनका तो भरोसा ही नहीं रहता है, और आपके SSC, रेलवे, NTPC इन सब एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। तो उन सब को देखते हुए साइंस के ही वीडियो को तवज्जो अभी दे रहे हैं, और 3-4 दिन में मैं उसको डालूंगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की वीडियो रोक दूंगा, लेकिन साइंस के वीडियो और पर्यावरण को जल्दी से समाप्त करके सीटेट के लिए फोकस करेंगे। और साथ ही साथ साइंस जो है वो सभी के लिए उपयोगी है, सबके लिए, मतलब जितने भी कंपटीशन हैं वो सबके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रख के तैयारी करके नोट्स बनाएं, निराश ना हो। उसका मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो बनेगा, बस बने रहिए साथ में, ठीक है। तो हिस्ट्री का वीडियो आपका आएगा, 2-3 दिन में आएगा, लेकिन पहले तवज्जो मैं इसको दे रहा हूँ क्योंकि उसके लिए डिमांड आई हुई है। तो साथियों उसको पहले देखते हैं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। इसके लिए कहने की बार बार क्या आवश्यकता है, सब लोग कहते रहते हैं पहले घंटी बजाइए ये सब, तो आप ये समझिए आपको ये ऑटोमेटिकली करना है, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का आज अंतिम भाग है, इसमें मोस्टली कवर कर दिया गया है कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन का बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। न्यूमेरिकल आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा प्रकाश के, जो और SSC रेलवे में, क्योंकि सीटेट में इतना न्यूमेरिकल नहीं आता, तो बाकी एग्जाम वाले न्यूमेरिकल कहेंगे तो न्यूमेरिकल भी डाल दूंगा। मैं लेवल वही पकड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें उन्हीं की ही लेके चल रहा हूँ जो सारे एग्जाम में आती हैं। सीटेट में भी आएंगे, सीटेट सेंट्रल का एग्ज़ाम है। तो आइए देखते क्या है कि प्राथमिक रंग क्या है। 3 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं रंग की पहले तो बात करते हैं। तो रंग 3 प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग बेसिकली इन्हीं नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक रंग में कौन से रंग आते हैं? ये कई बार ऑब्जेक्टिव में रंग दिए गए हैं, उनमें से लाल, हरा, नीला और एक पीला दे देता है। लाल, हरा, नीला, एक काला दे देगा, लाल, हरा, नीला और एक सफ़ेद दे देगा, कुछ भी दे देगा, और कहेगा इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है या इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग की आज दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। क्या क्या है प्राथमिक रंग? लाल, हरा और नीला, इनको याद कर लीजिए। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा, ये प्राथमिक रंग है, और ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये यूज़ होते हैं आपके टेलीविज़न में। तो कभी कभी ऐसे पूछा गया, प्राथमिक रंग लेकर ही पूछा गया। क्या पूछा गया कि टेलीविज़न में कौन से रंग यूज़ होते हैं? टेलीविज़न में यूज़ होते हैं आपके प्राथमिक रंग, यानी लाल, हरा, नीला। टेलीविज़न में कौन से रंग प्रयोग होते हैं? लाल, हरा, नीला। ये है क्या? प्राथमिक रंग है, इन्हीं को प्राथमिक रंग कहते हैं। आइए इसको ट्रायंगल से समझते हैं। ट्रायंगल में देखिए, जो प्राथमिक रंग हैं उनको मैंने यहाँ बना लिया है। ऐसे बना के याद कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। लाल, हरा, नीला, ठीक है। द्वितीयक रंग क्या होता है? इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैसे? कि जब लाल में आप हरा बनाएंगे, मिलाएंगे, तो कौन सा रंग बनता है आपका? पीला। तो ये पहला द्वितीयक रंग निकलता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, यहाँ लिख दिया इस ट्रायंगल की एक साइड पे। हरे और नीले के जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो बनता है पीकॉक नीला। थोड़ा ग्रीनिश नीला बनता है, इसलिए उसको पीकॉक नीला, यानी मोर का जो नीला कलर होता है उस टाइप का ग्रीनिश लुक मारता ना, तो वो आपका कौन सा हो गया? पीकॉक नीला। उसको यहाँ लिख दिया। लाल और नीले को मिलाया तो क्या बन गया? मैजेंटा। कौन सा बन गया? मैजेंटा। मैजेंटा, ठीक है। लाल और नीले को मिलाया तो मैजेंटा कलर मिल गया, तो वो आपका यहाँ लिख दिया। ये तीनों कलर ये जो हैं, पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला, ये आपके क्या कहलाते हैं?
द्वितीयक रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग। कभी कभी आपको ऑप्शन में यही प्राथमिक दे देता है और कंफ्यूज करता है। तो लाल हरा नीला याद कर लीजिए प्राथमिक, इनके कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए, हो जाएंगे द्वितीयक। ट्रायंगल याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनके मध्य में क्या होता है। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हरे और मैजेंटा, इन सब के सेंटर पे ये सारे जितने भी हैं इनका श्वेत रंग ही आपने देखा भी था। सातों रंग जो निकलते भी हैं सारे कलर, उसके लिए जिम्मेदार श्वेत किरण होती है, श्वेत रंग की प्रकाश किरण। तो श्वेत रंग के कॉम्बिनेशन ये सब होते हैं। जैसे कि हम क्या करें, लाल में पीकॉक नीला, मतलब सामने सामने वाले मिलाइए। लाल में पीकॉक नीला मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? श्वेत। हरे में मैजेंटा मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? श्वेत। नीले में पीला मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? श्वेत। ये मिलाने में नहीं मिलता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है नेचुरली, इसलिए उसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसको मिलाने से श्वेत रंग बनता है। बहुत सिंपल है, ट्रायंगल याद, सारी दिक्कत खत्म। सामने सामने वाले मिलाते जाइए, लाल हरा पीला, नीला लाल मैजेंटा, हरा नीला पीकॉक नीला, हरा मैजेंटा श्वेत, नीला पीला श्वेत, पीकॉक नीला और लाल श्वेत। ये आपके रंग वाले क्वेश्चन हो गए। आइए आगे देखते हैं, ये बात की चीज़ें बाद में बताएंगे, वहाँ का बचा हुआ पोर्शन है। अब क्या, ये कभी कभी पूछा जाता है, कोई वस्तु है जैसे कि टमाटर का लाल रंग क्यों लाल दिखता है। तो कोई वस्तु, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पीसीएस तक में पूछा गया है और कई बार सीटेट में भी पूछा सकता है। ऐसा क्यों नहीं पूछा जा सकता? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आज के समय में कि कोई भी रंग जो है वो आज के समय में उस कलर की क्यों दिखती है, मतलब जो उसका एक्चुअल कलर है वो क्यों दिखता है। वस्तु क्या करती है, सारे जब रंग उसकी सूर्य किरण उस पर पड़ती है तो क्या करती है, सारे रंग अवशोषित कर लेती है, लेकिन जो कलर उसका दिखता है बस वही रिफ्लेक्ट कर देती है, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पड़ता है, हमें वो कलर दिखता है। मतलब जैसे कोई लाल टमाटर है तो सारे रंग अवशोषित कर लेगा, लेकिन क्या करता है, लाल रंग को केवल रिफ्लेक्ट करता है, मतलब अपने से परावर्तित कर देता है, और वो हमारी आंखों पड़ के केवल लाल, मतलब जिस रंग की दिखनी है वो रंग परावर्तित कर देगा, बाकी सब अवशोषित कर लेगा। काले का क्या कारण है, काला भैया सब अवशोषित कर लेता है, इसलिए काले दिखता है। काले का एक अलग से याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी वस्तु का रंग दिखने का कारण वस्तु को जो रंग दिखता है उसके अलावा सारे रंग वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है साथियों, ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य था, रंग से जुड़ा हुआ है तो इसने उसमें बता दिया है। आइए आगे देखते हैं। लेंस जो है रह गया था, लेंस का पार्ट, उसको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझेंगे। लेंस में देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस की क्या प्रकृति होती है, ये किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज एक पॉइंट पे फोकस करता है, और ये क्या करता है, फैलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी उत्तल लेंस को, और इसको बोलते हैं अपसारी, फैला देता है ये किरणों को, इसको बोलते हैं अभिसारी, इसको बोलते हैं अपसारी। कई बार, एक बार ऑब्जेक्टिव में ये कई बार पूछा गया, कंफ्यूज करता है, अरे अपसारी मतलब फैलाना, अभिसारी मतलब केंद्रित करना, तो यही इसमें कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेचर पूछा गया, कैसा बनावट होती है, ये क्या होते हैं, बीच में मोटे होते हैं और किनारे पतले होते हैं। ये बीच में मोटे होते हैं, किनारे पतले होते हैं। ये क्या होता है, किनारे आपके मोटे होंगे, बीच में पतले होंगे, उल्टा याद रखिएगा। उत्तल लेंस ऐसे याद रखिए, जो बड़े लोग होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि, तो बूढ़े लोग जो होते हैं उनके चश्मे में देखा होगा बड़ा मोटा सा लेंस लगा होता है, वो उत्तल लेंस ही होता है पास का देखने के लिए, तो बीच में मोटे ही होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं, उत्तल लेंस। ऐसे कनेक्ट करके याद करा करिए तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। फोकस दूरी इसकी क्या होती है, पॉजिटिव। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव, ये याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, इसकी होती है ऋणात्मक, ये हमेशा याद रख लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आवर्धक लेंस, एक साधारण आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, कभी एक बार ये पूछा गया था। साधारण आवर्धक लेंस से हम लोग ऐसे करके देखते हैं चीज़ों को बड़ा करने, तो वो लेंस कौन सा होता है, साधारण आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस होता है, याद रखिए। कैसा, बड़ा देखना है, जो पास का देखने के लिए बड़ा चाहिए ना, तो वही उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस काहे में होता है, आवर्धक, साधारण जो लेंस होता है आवर्धक लेंस, उसमें उत्तल लेंस होता है। उसका लेंस का फॉर्मूला आपको ये होता है आपका 1/b - 1/u = 1/f। दर्पण में क्या हो जाता था, बीच में प्लस हो जाता है, दर्पण में बीच में प्लस हो जाता है, इसमें बीच में माइनस होता है, ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है, ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है। v क्या होता है, v कहलाती है प्रतिबिंब की स्थिति, u कहलाती है वस्तु की स्थिति, f क्या कहलाती है, फोकस दूरी। v कहलाती है वस्तु की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति, और u कहलाती है आपकी वस्तु की स्थिति। f क्या कहलाती है? फोकस दूरी। बस ध्यान रखिए लेंस में नेगेटिव बीच में रहता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको चिन्ह लगाना बता दूंगा। आवर्धन क्षमता पे आते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है लेंस की? आवर्धन क्षमता होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या होती है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, दैट इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। अब इसको v और u के टर्म्स में भी निकाला गया है। फॉर्मूला माइनस v अपॉन यू होता है दर्पण के लिए, प्लस का v अपॉन यू होता है लेंस के लिए। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए थोड़ा सा और एक फॉर्मूला कभी एक आध बार पूछा गया है। क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ होता है। डी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, जो एक साधारण मनुष्य की एक स्वस्थ फोकस दूरी, स्वस्थ क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, वो होती है डी। एफ क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी जो दी होगी उस हिसाब से सरल सूक्ष्मदर्शी का ये फॉर्मूला है। दर्पण में माइनस v और लेंस में v अपॉन यू। ठीक है, और अभी एक चीज़ इसकी बता दूंगा क्या क्या होता है। इसको कनेक्ट करके अभी मैं रफ करके थोड़ा सा बता दूंगा, तब तक ये देख लेते हैं हम लोग। उत्तल लेंस की प्रतिबिंब स्थिति क्या है? अभी इसको बताऊंगा मैं। उत्तल लेंस की प्रतिबिंब स्थिति क्या है? अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो फोकस होते हैं। दर्पण में क्या था? पॉलिश थी एक साइड, यहाँ पॉलिश नहीं होती, इसलिए दो फोकस कहते हैं। एक फोकस F1, एक F2। यहाँ पर डबल, जैसे वहाँ पर कितना त्रिज्या होती है, डबल फोकस दूरी, ऐसे यहाँ पर भी बनाया हुआ है F1, F2, 2F1, 2F2। तो साथियों होता क्या है? उत्तल लेंस की प्रतिबिंब स्थिति क्या है? वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे दूसरी, मतलब वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे, और ये बना भी हुआ, यही स्थिति हुई है। ठीक है, उत्तल लेंस देख रहे हैं। और बहुत छोटा बनेगा जैसे दर्पण में बनता था। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। अनंत हुआ 2F1। अब अनंत और 2F1 के बीच में आए, मतलब अनंत यहाँ है और इसके बीच में आए, तो क्या होगा? प्रतिबिंब फोकस दूरी से कहाँ जाएगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? F2 और 2F2 के मध्य जाता है। छोटा बनेगा, पहले बहुत छोटा बना था, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है साथियों, ये स्थिति हो गई। फिर 2F1 पे आ जाए, जैसे वो हम कितना त्रिज्या पे, ऐसे यहाँ 2F1 पे आ जाए तो यहाँ कहाँ बनेगा? 2F2 पे बनेगा। C का C पे बनता था, वैसे 2F1 का 2F2 बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए 2F1 और F1 के मध्य हो, 2F1 और F1 के वस्तु में, मैं सब किरणें नहीं बना रहा हूँ। देखिए चीज़ें याद रखिए, बहुत आसान है। वो उधर खिसकता जाएगा, 2F1 और F1 के बीच में बनेगा तो कहाँ जाएगा? 2F2 और अनंत के पास चला जाएगा, 2F2 और अनंत के पास चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? अब बराबर के बाद साइज क्या होना शुरू हो जाएगा? बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बड़ा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो गया? F1 पे आ गया, तो अनंत का F1 पे बनता है, तो F1 का कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक अभी भी बनता है। लेकिन जैसे ही फोकस के और आगे बढ़ता है, तो जैसे आपने उसमें देखा था कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन गया था, यहाँ क्या होगा? वस्तु की ओर यहाँ पर भी आ जाता है। कहाँ बन जाता है? वस्तु की ओर आ जाता है। वहाँ दर्पण के पीछे चला गया था, प्रतिबिंब अभी तक वहाँ था, वहाँ दर्पण पीछे है, तो यहाँ प्रतिबिंब अभी तक वहाँ था, अब कहाँ आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाता है, वस्तु की ओर। आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। यहाँ पर आवर्धित बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। ठीक है, कैसा बनता है? ऐसे कुछ स्थिति होती है। ये अगर लेंस है तो इसका अगर यहाँ पर इमेज बनेगी तो यहाँ कहीं आवर्धित बनता है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस की एक ही स्थिति है, जैसे वहाँ पर उत्तल दर्पण की एक ही स्थिति थी। क्या है स्थिति? वो बना भी दी है मैंने। एक ही स्थिति, कहीं भी रखिए आप वस्तु, ये इसको फैलाए किरणों को, तो कहाँ बनता है हमेशा प्रतिबिंब? F1 व C के मध्य बनेगा। छोटा बनेगा, और सीधा बना है तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। सीधा बना तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये आपका हो गया दर्पण से संबंधित। ठीक है, सॉरी लेंस से संबंधित तथ्य हो गए। आइए इसकी क्षमता देख लेते हैं। लेंस की क्षमता किस में निकालते हैं हम लोग? P = 1/f। F हम लोग मीटर में लेते हैं, डायोप्टर में इसको नापते हैं, डायोप्टर में। ठीक है, आप जरा खुद सोचिए, फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव है? उत्तल लेंस की, तो इसकी क्षमता किस में आएगी? +d में। और इसकी क्या है? नेगेटिव है, तो नीचे आप माइनस का f रखेंगे तो क्या आएगी? इसकी -d में आएगी। तो इसकी लेंस क्षमता होती है। अब v और u का क्या खेल होता है? अभी ऐसे समझ लीजिए, वस्तु हमेशा दर्पण हो चाहे यहाँ हो, लेंस हमेशा इस तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ। यहाँ हमेशा साइन लीजिए आप नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। इधर वाला हमेशा क्या लेके चलते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेके चलते हैं, चाहे ये हो, चाहे दर्पण हो, चाहे जो कुछ, हमेशा याद रखिए। तो मतलब u जो है अगर इधर है तो हमेशा नेगेटिव,
u हमेशा नेगेटिव स्थिति में रहेगा। v अगर उधर है तो पॉजिटिव, इधर आ गया तो नेगेटिव। तो आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर जब है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक बन रहा है, तो आप रख के देख लीजिए इसके v/u वाले फॉर्मूले में, v पॉजिटिव है u नेगेटिव है, तो कैसा आया, नेगेटिव आई आवर्धन क्षमता। m को अगर हमने क्या किया माइनस v/u में क्या किया, v को क्या रख दिया हमने नेगेटिव और u को रख दिया नेगेटिव और v को रख दिया पॉजिटिव, तो क्या आएगा ओवरऑल नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पॉजिटिव वास्तविक। यानी आवर्धन क्षमता m अगर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, m अगर पॉजिटिव है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और m अगर नेगेटिव है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। बस यही याद रखिएगा। इधर वाले अगर रखते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं, इधर आता तो पॉजिटिव। अगर इन स्थितियों को ध्यान रखिएगा, अगर इधर प्रतिबिंब आ जाए तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब उधर है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, वस्तु हमेशा इधर है तो वस्तु हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक है साथियों, आवर्धन क्षमता से जुड़ी एक चीज़ रह गई तो मैंने कहा उसको भी आपको शेयर कर देता हूँ। आवर्धन क्षमता जो है उसको मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया तो मैंने थोड़ा अलग से बना दिया है। m = I/O होता है, जहाँ I होता है आपका इमेज साइज, O होता है आपका ऑब्जेक्टिव साइज। तो और उसको हम लोगों ने बताया लेंस के लिए फॉर्मूला लगता है v/u, दर्पण के लगता है -v/u। आइए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि आपका लेंस है तो मैंने बताया u कैसा होगा, वस्तु इधर रखी है तो निगेटिव ले लेंगे, वह प्रतिबिंब उधर बना तो कैसे ले लेंगे, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति पॉजिटिव ले लेंगे, यानी v कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है ना साथियों। अब जरा खुद देखिए, m = I/A में v/u में जब आप u कैसा लेंगे नेगेटिव, v कैसा लेंगे पॉजिटिव, तो क्या निकल के आएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक। नेगेटिव के लिए क्या आ रही है वस्तु की स्थिति, वास्तविक आ रही है। कब, देखो जैसे हमने इसमें बना रखा है, आप लोग देखिए अनंत और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब बन रहा है f1 और 2f1 के बीच में, ये वाली स्थिति है। तो कैसा बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में, तो मध्य बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। f2 हुआ 2f2 के मध्य बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। तो यानी निगेटिव आया तो कैसा है, वास्तविक। I/O से कैसे समझे, आप कभी कहीं तो I और O का साइज भी दिया होगा, तो I के लिए क्या करें, उल्टा बने तो आप नेगेटिव ले लीजिएगा और सीधा बने तो आप पॉजिटिव ले लीजिएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा। दर्पण हो तब भी यही करिएगा, ठीक है ना साथियों, दर्पण हो तब भी यही करेगा। u क्या हो जाएगा, इधर रखी वस्तु तो क्या होगा, दर्पण में आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि हम ये वाला दर्पण का एग्जाम्पल ले लें, ये और ये वाली स्थिति ले लें कि जैसे कि C ये आपका है और ये आपका F है, ठीक है ना। तो जब वस्तु C पे होती तब C पे होती है, और जब C F के बीच होती है प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अब जब देखिए दोनों कैसे हो गए, U और V की स्थिति कैसी हो गई, दोनों इस तरफ हो गई, यानी U और V दोनों क्या हो गए, निगेटिव हो गए। अब दर्पण का फॉर्मूला U और V इसमें निगेटिव हो गए, V भी निगेटिव हो गया, और दर्पण का लेकिन फॉर्मूला होता है -v/u। तो दोनों निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, लेकिन ये वाला माइनस रह जाएगा, तब भी क्या आ रहा है स्थिति वस्तु की, उल्टा वास्तविक। यानी अगर निगेटिव है तो वास्तविक, पॉजिटिव है तो आभासी। तो साथियों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपका है तरंग से जुड़ा हुआ, उसको और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और सीटेट जूनियर वाले भाई साहब, ये आप ही के लिए है, ये साइंस जो पढ़ा रहा हूँ ये सब आएगा पेपर में सीटेट जूनियर के साइंस में। बायो भी पढ़ाऊँगा मैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, बस बने रहिए। अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।